नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एबिटा के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है एबिटा है। तो देखो भैया, एक कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में, ये बताने का काम करता है एबिटा। इतने इजी और आसान लैंग्वेज में बताने वाला हूँ कि आप एबिटा को कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलो समझते हैं। ठीक है, एबिटा में सबसे पहले एबिटा का फुल फॉर्म जानते हैं। एबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अब ये वर्ड आपको हर कोई बताता होगा, हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं। तो चलो सबसे पहले ई के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला ई होता है उसका मतलब होता है अर्निंग्स। क्या होता है? अर्निंग्स। तो अर्निंग्स का फॉर्मूला क्या होगा? अर्निंग का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंस। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, अर्निंग्स बराबर क्या हो जाएगा? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। आप जितना भी सेल कर रहे हो और उस पे ऊपर आपका जितना भी एक्सपेंस है, तो वही आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं, मैं फिर से एक स्टोर लेता हूं, अपीयरल स्टोर लेता हूं। तो सपोज एक अपीयरल स्टोर 1 करोड़ का सेल करता है। ठीक है, और उसके जितने भी एक्सपेंस है, चाहे वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हो उसकी कॉस्टिंग हो, स्टाफ की सैलरी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, रेंट हो, अदर यूटिलिटीज बिल हो, सब काट कूट के फिर भी वो 60 लाख ही उसका कॉस्टिंग एक्सपेंस होता है। तो अगर कोई स्टोर 1 करोड़ का सेल कर रहा है और उसका जो टोटल एक्सपेंस है वो 60 लाख है, तो कितने बच गए हमारे पास? हमारे पास बच गए 40 लाख। मतलब हमारी अर्निंग्स कितने हो गई? 40 लाख। क्लियर है आपको? ठीक है, उसके बाद आता है बी। बी को मारो अभी गोली, आगे बढ़ते हैं। आई क्या होता है? आई होता है आपका इंटरेस्ट। आई को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब देखो, अगर आप कोई कंपनी ओपन कर रहे हो तो हो सकता है उस कंपनी को ओपन करने के लिए आपने किसी से लोन लिया हो, तो उस लोन के बदले आप उसको क्या देंगे? इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट वही इंटरेस्ट होता है। चलो, तो मैं मान लेता हूं आपने 40 लाख कमाया, तो आप 40 लाख पे एग्जाम्पल के लिए मान लिया, चलो आप 10 लाख आपने इंटरेस्ट दे दिया, तो 40 में 10 घटा दो, कितना बच जाएगा आपके पास फाइनली? 30 लाख। ठीक है, मैं फाइनली बचे हुए पैसे को ऊपर लिखता हूँ, तो आपके पास कितना बच जाएगा? 30 लाख। ठीक है, चलो इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं टी। टी का मतलब होता है टैक्स। अब भैया आप पैसे कमा रहे हो तो आप गवर्नमेंट को टैक्स भी दोगे। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि बचे 30 लाख में 10 लाख आपने टैक्स भी दे दिया, तो आपके पास अब कितना बच गया? 20 लाख। हालांकि 10 लाख टैक्स नहीं होगा, मैं एक एज एजम्पशन ले रहा हूं। ठीक है, तो टैक्स भी खत्म हो गया। अब ए दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक होता है डेप्रिसिएशन और एक होता है एमोर्टाइजेशन। तो देखो, जो डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन होता है वो समय के साथ घटता है। ऐसा आप हर वीडियो में सुने होंगे, आपको नॉलेज में होगा। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक्चुअली होता क्या है। घटता, ये बात तो सही है। तो डी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। तो नाम से समझ आ रहा है आपको। डेप्रिसिएशन को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपका एक रिटेल का स्टोर है। ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट आपके डिफेक्ट होते हैं, डैमेज होते हैं। कुछ प्रोडक्ट आपके लूज पीस होते हैं। लूज पीस का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक टॉप बॉटम का सेट है तो उसका बॉटम मिल रहा है, टॉप घूम गया या जो भी हो अदर चीज। ठीक है, तो ये जो नुकसान हो रहा है कि आपके प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो जा रहे हैं, लूज पील मिल रहा है, तो ये आता है आपका श्रिंकेज में। इसी श्रिंकेज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब आपकी कंपनी का डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू है, एसेट है, उसकी वैल्यू हर साल कम होती है। क्यों कम होती है मैं बता दिया। तो डेप्रिसिएशन आपको समझ आ गया। तो सपोज आपका 1 करोड़ का आपका सेल में 2.5 लाख रुपए का आपका डेप्रिसिएशन जाता है। या तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो जा रहा है, या तो लूज पीस हो रहा है, या तो समझदार हो। तो 20 लाख में अगर आप 2.5 लाख काट दोगे तो कितना बचेगा? 17.5 लाख। तो डेप्रिसिएशन आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं ए। ए रिप्रेजेंट करता है एमोर्टाइजेशन को। तो एमोर्टाइजेशन क्या होता है? एमोर्टाइजेशन कंपनी के इनट्रांजिबल खर्चे होते हैं, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो, एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो हम सोचे तो नहीं रहते बट आ जाता है। एग्जांपल के लिए लेता हूं, आपके स्टोर में 3 कैश काउंटर है। 3 कैश काउंटर है तो 3 बिलिंग यानी कि पॉस मशीन है। ठीक है, अब सडनली इतना रश आ रहा है 1 हफ्ते से 10 दिन से कि आपका 3 कैश काउंटर में काम नहीं चल रहा, तो आप एक पॉस या एक बिलिंग काउंटर और बढ़ाते हो, तो ये आपका एमोर्टाइजेशन में आ जाएगा। ठीक है,
या आप ये बोल लो कि अगर आपके बैकएंड में आप 2 सिस्टम पे काम करते हो तो वो 2 सिस्टम आपका मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने इन्वेंटरी को और अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए एक और सिस्टम ऐड करते हो, तो वो आपके अमोर्टाइजेशन में खर्च हो जाएगा। या ऐसा होता है कि आपके पास 3 ट्रायल रूम है, 3 ट्रायल रूम में भैया कस्टमर ट्राई नहीं कर पा रहे, तो आप एक चौथा ट्रायल रूम ऐड करते हो या 2-3 और ट्रायल रूम ऐड करते हो, तो वो आपके अमोर्टाइजेशन में आ जाता है। तो ऐसे खर्चे जो आप सोचे नहीं रहते हो बट वो एज ए इंसिडेंट के रूप में एड ऑन होते हैं, ये पूरे एमोर्टाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सब बता दिया, मैंने आपको अर्निंग्स कैसे होगी वो बता दिया, मैंने आपको इंटरेस्ट बता दिया, मैंने आपको टैक्स बता दिया, मैंने आपको डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन बता दिया। तो बी का मतलब होता है बिफोर। जब आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स और डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन से पहले कैलकुलेट होती है तो वो एबिटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताना चाहूंगा। तो मैंने जो सबसे सॉरी मैंने आप एक चीज रिपीट नहीं किया, एमोर्टाइजेशन भी मैं मान लेता हूँ आपका 2.5 लाख का खर्चा हो जाएगा, तो 17.5 में 2.5 लाख करोगे तो आपका फाइनल अमाउंट बचेगा 15 लाख रुपए। ठीक है, तो ये जो 15 लाख रुपए बचा ये आपका हो गया एबिटा। ठीक है, तो जनरली जो एबिटा है, अगर मैं परसेंट में बात करूं तो एबिटा जो होता है आपका एटलीस्ट 15% से ज्यादा होना चाहिए, तो आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल में 10-12% भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक अच्छा एबिटा 15% से प्लस होना चाहिए। अब एबिटा क्यों जरूरी है, क्या है, इस चीज को समझो। अब चलो एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं, अगर किसी का एबिटा 1 लाख रुपए आया सपोज एग्जाम्पल के लिए, तो क्या वो कंपनी प्रॉफिट में है बट ना के बराबर है, क्योंकि 1 लाख एबिटा के बाद भी उसे ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो मुझे इतना तो समझ आ गया कि अगर मेरा एबिटा पॉजिटिव में है, एटलीस्ट 12% 15% उससे ऊपर है, तो मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वो अपने अदर खर्चे को मैनेज कर पाएगी और पैसे कमा रही है। अब देखो बात ये आता है एबिटा जरूरी क्यों है। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसको खरीदते समय या फिर जब वो मर्ज करती है, ठीक है, एक्वायर करती है, तो भी वो एबिटा देखती है। अगर सपोज एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीद रही है और उसका एबिटा निगेटिव में है, तो वो कंपनी उसको खरीदेगी क्या, नहीं खरीदेगी, क्योंकि वो निगेटिव है मतलब ऑलरेडी लॉस में भैया, वो कमा नहीं सकता। तो ये एबिटा का फंडा होता है। एबिटा सब कुछ नहीं होता बट एक मेन एनालिसिस टूल होता है एनालिसिस करने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एबिटा समझ आ गया होगा। अगर आपको एबिटा समझ आया होगा तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, कर दो, कुछ नहीं जाता। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास आए। और मैं फेसबुक में भी हूँ, इंस्टाग्राम में भी हूँ, व्हाट्सएप में भी हूँ, टेलीग्राम में भी हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें और वहां भी मुझे फॉलो या सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो या आप किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।